नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने यूपी मुख्य परीक्षा तथा सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर के टॉपिक लिए हैं। इसमें से हम लोगों ने ई गवर्नेंस को सबसे पहले लिया है। आज उसका चौथा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने ई गवर्नेंस के बारे में बताया था। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को पर डिस्कशन किया था कि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं सिविल सर्विसेज और यूपी पीसीएस में। पहले दो प्रश्न अगर आप हमारे भाग 3 में जाएंगे वीडियो में, तो पहले दो प्रश्न आईएएस के मुख्य परीक्षा में यानी कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछा गया है और लास्ट के 3 प्रश्न यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उन्हें 2024 में परीक्षा देना हो या भविष्य में देखना हो, धीरे धीरे आप अगर वो अपने ऐसे ही शार्ट नोट्स बना लेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस को, उसके मॉडल आंसर को लिखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डीपली अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इतना रिसर्च करेंगे तो इतना लेंदी पेपर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन आते हैं। लेंदी का से ये है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तुरंत आपको माइंड चेंज करके आपको उत्तर लिखना होगा, तो थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन आप उसे अगर कंसाइज तरीके से अपने दिमाग में रखेंगे तो आप उसे अच्छे से, अगर उसको आपको इनलेटिव पावर आपके पास है, उसको विस्तार करने की क्षमता है, टर्मिनोलॉजी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो आईएएस की मुख्य परीक्षा में समानता कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमेशा से आते रहे हैं। सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये नहीं कहेगा ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य विशेषताएं बताइए। वो ऐसे ही कहेगा ई गवर्नेंस ने शासन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके द्वारा प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का वो लागू करते हुए, आईसीटी के माध्यम से लागू करते हुए प्रभावी कदम उठाया है। इसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर विचार करते हुए मूल्यांकन कीजिए। आप बताइए। उसने पूरा प्रश्न का उत्तर भी दे दिया और आपसे कह रहा है कि अभी भी समस्याएं हैं, बताइए। तो ऐसे ही कोटेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके सामने देखिए, ऐसे ही सिविल सर्विसेज मेंस में ये प्रश्न आया था, तो उसका मैंने एक मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके आधार पर आप बाकी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें भूमिका देनी पड़ती है। उस टॉपिक के बारे में हमें संक्षेप में 2-3 लाइनों में बताना पड़ेगा। ध्यान रहे कि आपको सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस के मेंस में अब लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। ठीक है। लॉन्ग आंसर ना आने के कारण आपको केवल 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स के अंदर आपको अपने आंसर को समअप करना पड़ेगा। और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस मेंस परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी अपना ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है, उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये गवर्नेंस टॉपिक। गवर्नेंस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, ठीक है ना, तो वो और भी गंभीरता से पढ़ने की कोशिश करें। सिविल सेवाओं के बारे में ई गवर्नेंस का इस्तेमाल होगा। एक अपने आप में पब्लिक, भारत में लोक प्रशासन पर है, प्रशासन, लोक प्रशासन के अंतर्गत, थ्योरी के अंतर्गत ये सब चीज़ों का उल्लेख आएगा। यानी कि करंट क्वेश्चन जो भी बनेगा उसमें आपका ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। तो एक साथ 2 आप निशान लगाएंगे। एक तो आप अपने सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर में गवर्नेंस को पूरा करेंगे और दूसरा आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखना होती है। उस भूमिका में आप बताइए गवर्नेंस क्या है। तो देखिए, मैंने बता दिया है कि गवर्नेंस में आईसीटी के माध्यम से शासन को अधिक समावेशी, उत्तरदायी, नागरिक केंद्रित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ठीक है। ई गवर्नेंस ने, ठीक है ना, मैं की जगह ने कर लेना, निभाई है। तो ये आपका भूमिका हो गई। उसके पश्चात आप थोड़ा उसके अर्थ और उद्देश्य बता सकते हैं कि ई गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के प्रयोग से शासन संचालन की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक उन्मुख बनाना है। ठीक है ना। देखिए, हर शब्द का हमको अर्थ पता होना चाहिए। समावेशी का मतलब होता है कि समाज के सभी तबके और ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज तबका है, महिलाएं हैं, जेंडर्स, ट्रांसजेंडर हैं, गरीब हैं,
निर्धन हैं या पीड़ित व्यक्ति हैं, तो कम से कम इनको हम कहते हैं इंक्लूसिव, इनको हमें जोड़ना होगा, इनका समावेश। रिस्पॉन्सिबल नागरिक केंद्रित शासन काम ही है कि सिटीजन सेंट्रलाइज सेंटर होना चाहिए और नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का ध्यान करना चाहिए। ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए, इस प्रकार से प्रक्रिया अपनानी चाहिए नीतियों के निर्माण की जो कि जनता के लिए लाभदायी हो। तो ये भूमिका होती है गवर्नेंस की। तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य आईसीटी का प्रयोग करके शासन संचालन की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक उन्मुख बनाना है। इसका उद्देश्य, चूँकि आपको पता है कि हमने पहले आपको बताया कि गवर्नेंस का ही उद्देश्य ये होता है कि आप सरकार इस प्रकार की नीतियाँ, इस प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्धारण करें जो कि जनता के फायदे के लिए हों। ठीक है, तो ई गवर्नेंस उसको आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है, डिजिटल माध्यम जो है आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को समयबद्ध डिलीवरी उपलब्ध कराना है। जिससे क्या होगा, जब आईसीटी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे तो रियल टाइम हर चीज़ देखने को मिलेगा, टाइमिंग भी आएगी। जब भी कोई आप काम करेंगे तो उसमें तुरंत समय आ जाएगा कि कब आपने ये आपको सुविधा उपलब्ध कराई गई है, कब आपने अपलोड किया है, कब आपने डिमांड किया है, कब आपने सूचना मांगी है, कितने दिनों बाद मिली है, उसमें हेर फेर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को समयबद्ध डिलीवरी, भ्रष्टाचार में कमी, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य हो गया। फिर आप अपने इस आंसर में, जैसे उसने कहा कि ई गवर्नेंस सरकारी कामों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर आया है। ठीक है, तो अब आपको प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में बताना पड़ेगा बहुत संक्षेप में। भले एक लाइन बताइए कि प्रभावशीलता से आशय शासन के लक्ष्यों के प्राप्ति में दक्षता और गुणवत्ता है, उसे तो कहते हैं प्रभावशीलता, कि भाई एफिशिएंसी और क्वालिटी के साथ समयबद्ध तरीके से कम रिसोर्सेज का प्रयोग करके आप उसको कोई भी सुविधा या कोई भी लाभ प्रदान कीजिए। ठीक है, ई गवर्नेंस ने आईसीटी का प्रयोग कर सरकारी सेवाओं को तीव्र, सरल और समयबद्ध किया है, तभी आप प्रभावशाली होगा। आप जल्दी जल्दी करिए, सरल करिए। आप किसी सूचना को सालों नहीं दे रहे हैं, आप किसी लाभ को सालों नहीं रोके हुए हैं, तो फिर वो प्रभावशाली तरीका नहीं होगा। तो क्या चीज़ें, 3 शब्द आया है, तीव्र हो, सरल हो, समयबद्ध हो। अब जैसे उमंग ऐप है, उमंग ऐप आपका पीसीएस में आ चुका है। उमंग ऐप को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, डीबीटी को पढ़ लीजिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट पढ़ लीजिएगा, ई कोड पढ़ लीजिएगा, पीएफएमएस पढ़ लीजिएगा। संक्षेप में 50-50 वर्ड्स में इनको जरूर समझ लीजिएगा। अचानक अगर कोई गवर्नेंस की योजना ऐप आ गया तो आप उसके बारे में बिल्कुल से अननोन न रहें, आप लिख सके। और उसकी कमियां तो सामान्य वही कमियां रहेंगी जो ई गवर्नेंस की कमियां होती हैं। कोई भी आप ऐप आएगा, कोई भी आपकी पोर्टल आएगा, सामान्य जो कमियां हैं वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो प्रभावशाली तरीका अपनाने के लिए क्या काम किया गया, उमंग ऐप सभी सेवाएं से मिलती हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे पैसा जाता है, आपको तुरंत वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा, कम समय में होगा, रियल टाइम में होगा। ठीक है, विलंब की स्थिति नहीं होगी। अगर विलंब होगा तो जवाबदेही निर्धारित हो जाएगी। ई ऑफिस, आप देखिए कौन सी कितने समय कौन सी फाइल मूव हुई, कितने दिनों तक रोकी गई, क्या कमेंट्स हुआ, क्या टिप्पणियां हुआ, सारा कुछ स्टोर रहेगा। आप उसको ना हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, दूसरी क्या होगा ई गवर्नेंस से, पारदर्शिता। उसने कहा कि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया ई गवर्नेंस ने। तो गवर्नेंस से पारदर्शिता में उतना बढ़ावा ना मिलता है जैसा ई गवर्नेंस है, क्योंकि जब डिजिटलाइज हो जाएगा तो सब कुछ आपके रियल टाइम हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके उस प्रोसेस में हर चीज़ों का एक समयबद्ध तरीका निर्धारित हो जाएगा। अंतर्गत सरकारी प्रक्रियाएं क्रियान्वयन की जानकारी नागरिकों को खुले रूप में उपलब्ध होती है पारदर्शिता में। आप किसी साइट में जाइए, आप कुछ कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आप देख लीजिए। आपने कोई शिकायत किया है, चाहे जेम पोर्टल हो, चाहे आरटीआई पोर्टल हो, चाहे पीएफएमएस हो, आप देख लीजिए। आपने टेंडर के खिलाफ आपने कोई अपना ऑब्जेक्शन रेज किया, उसमें लिखा है कि 48 आवर के अंतर्गत आपके ऑब्जेक्शन को रेज को समाप्त किया जाएगा। अगर नहीं आपके ऑब्जेक्शन पर जवाब आया तो उसकी जवाबदेही निर्धारित होगी उस अथॉरिटी की। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था टेंडर में, आप पत्र भेज गए, सुना जाए ना सुना जाए, पड़ा रहेगा, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है। ठीक है, लेकिन ई गवर्नेंस में उसमें जवाबदेही निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि टाइम बाउंड है, समयबद्ध तरीके से आपको देना पड़ेगा। 48 घंटे के बाद हो सकता है कि समय सीमा के बाद आप जवाब भी नहीं दे पाएँ, आपकी जिम्मेदारी निहित हो जाएगी। ठीक है,
RTI ऑनलाइन पोर्टल में पारदर्शिता है। आप समय से अपने RTI दीजिए, रियल टाइम पे वो पहुंच जाएगा। 30 दिन के अंदर सूचना देना मजबूरी हो जाएगी। पहले शासन के अंतर्गत RTI तो आया था, लेकिन ई गवर्नेंस के कारण विलंब हो सकता था। विलंब ऐसे हो सकता था कि आपको बताया जाता था कि ठीक है, आपने चिट्ठी भेजी, हमको 10 दिन बाद मिली, अब 10 दिन मिलने के बाद हम 30 दिन के अंदर जवाब देंगे, इस प्रकार से। अब तो चिट्ठी को आप जब ऑनलाइन पोर्टल में जाएंगे, शिकायत करेंगे, सूचना मांगेंगे, तो रियल टाइम में आपका तुरंत जिस समय आप पोर्टल में जाके बटन को क्लिक करेंगे और सीधी चिट्ठी चली जाएगी। समय स्टार्ट हो गया 30 दिन का आपका। आने और जाने और चिट्ठी पहुंचने और रजिस्ट्रीकृत होने, वहाँ पर डायरी में दर्ज होने का कोई समस्या नहीं है। 30 डेज के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। जैसे बहुत सूचना 48 घंटे के अंदर दिया जाना जरूरी होता है, जो जानलेवा या जिसमें राइट टू लाइफ का मामला होता है, तो पहले 48 घंटे में सूचना पहुंचती नहीं थी, तो आपको सूचना मिलेगी क्या? एक तो बना दिया गया था कि लाइफ टू राइट वाले जो सूचनाएं हैं उनको 48 घंटे के अंदर दिया जाए। जब 48 घंटे के अंदर सूचना पहुंचेगी नहीं 2005 और 6 में, तो कैसे मिलेगा? अब लेकिन ई गवर्नेंस आ गया, अब तो ऑनलाइन RTI पोर्टल है, आपको 48 घंटे की सूचना देना मजबूरी है, क्योंकि तुरंत वो सूचना मांगेगा और क्लिक करेगा, 48 घंटे स्टार्ट हो जाएगा। पहुंचने का, देखने का समय खत्म हो गया। आप तुरंत निकालिए प्रिंट और फाइल स्टार्ट करिए, जवाब देना स्टार्ट करिए। ठीक है ना? तो आपका इससे जवाबदेही निर्धारित हुई, पारदर्शिता निर्धारित हुई है। अब आता है जवाबदेही। अब जवाबदेही किसे कहते हैं? यदि आप पारदर्शिता के साथ और प्रभावशीलता के साथ आप काम नहीं करते हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत, और विलंब होता है सेवा डिलीवरी में या त्रुटि होती है, तो जवाबदेही निर्धारित। जैसे आपने 48 घंटे के अंदर RTI में जवाब नहीं दिया, लाइफ टू राइट में, आपके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गया। जैसे आप 30 डेज के अंतर्गत नहीं आपने दिया जवाब, आपके पास कार्रवाई स्टार्ट हो गया। IGRS में तुरंत आ जाता है कि कब सूचना अपलोड की गई थी, कब शिकायत अपलोड गई थी और कब आपने संज्ञान लिया। बिल्कुल से टाइम बाउंड है, आपके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें जवाबदेही निर्धारित किया जाता है। इसीलिए ये जवाबदेही के अंतर्गत उदाहरणों में भी आप RTI पोर्टल, IGRS पोर्टल, मेरी शिकायत पोर्टल का उल्लेख करेंगे कि आपके ई गवर्नेंस में ऐसे बहुत से तरीके अपनाए गए हैं, ऐसे बहुत से ऐप लाए गए हैं जिससे जवाबदेही निर्धारित हुई है। ठीक? तो जैसा प्रश्न ने पूछा कि ई गवर्नेंस ने सरकारी कामों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही को लेकर आया है। आप विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपने संक्षेप में जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि 250 वर्ड्स के अंदर IELTS में जवाब लिखना होता है और 150 वर्ड्स के अंदर UPPSC में जवाब लिखना होता है। तो आप कम से कम समय में 2-2 लाइन, एक लाइन करके आपने लिख दिया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको पता है कि प्रभावशीलता किसे कहते हैं, पारदर्शिता किसे कहते हैं, जवाबदेही किसे कहते हैं। गवर्नेंस के या गुड गवर्नेंस के जो 8 टूल्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं ई गवर्नेंस के बाद गवर्नेंस में आऊंगा, और जब वो मैं विस्तार से बताऊंगा तो आप ई गवर्नेंस को समझ जाएंगे। गवर्नेंस को जब हम ICT के माध्यम से लागू करते हैं तो ई गवर्नेंस हो जाता है। ठीक है? तो अब आता है बाधाएं। उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बाधाएं हैं। प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही तो लेकर आया है, लेकिन फिर भी बाधाएं हैं। तो बस ई गवर्नेंस की बाधाएं जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड अपने वीडियो में बताए थे, वही सामान्यतः बाधाएं आपको हर जगह लिखनी है। डिजिटल डिवाइड, बाधा यही है कि सबके पास ये तकनीक ही नहीं है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी भारत की जनता, आज भी भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज पर आश्रित है। ठीक है? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके पास 10,000, 15,000, 20,000 के सबके पास मोबाइल होंगे? तो ये एक डिजिटल डिवाइड है। आज भी भारत में जो जनजातियां हैं वो बिल्कुल से इंटीरियर में रह रही हैं, जहां पर डेटा ही नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। इसके लिए सरकार बहुत से काम कर रही है, आपको पता ही है। जो डिजिटल इंडिया लागू किया गया वो उसी का परिणाम है, लेकिन फिलहाल ये आप इसमें बाधाओं को लिख सकते हैं। ये बाधाएं भी 2-4-5 साल में पूरी हो जाएंगी। डिजिटल इंडिया द्वारा पूरा ऑल इंडिया दूरगामी स्थानों पर, दूर स्थानों पर भी डेटा को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो एक समस्या है डिजिटल डिवाइड। दूसरा तकनीकी ज्ञान। आज भी बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर का तकनीकी ज्ञान नहीं है, या वो सॉफ्टवेयर फ्रेंडली नहीं है, वो या डरते हैं, वो या इस प्रकार की प्रणाली के अभ्यस्त नहीं है, तो उनको यूज नहीं करते हैं। कमजोर IT अवसंरचना। देखिए सरकारी विभागों में भी एक साथ इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सरकारी विभागों में आपका ICT के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है।
और धीरे धीरे सभी विभागों में इस प्रकार के पोर्टल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इनके कारण सभी विभागों में इतना मजबूत आईटी अवसंरचना, जिसको बोलते हैं हम आधारभूत ढांचा या अंग्रेजी में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं है, जिसके कारण आपकी गवर्नेंस का अच्छा बेहतर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अभी भी सूचना छिपाने और डेटा साझा न करने की आदत है, डेटा में हेरफेर करने की आदत है, पोर्टल में गुमराह करके सूचना दी जाती है। आप देखेंगे IGRS में क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, जवाब कुछ दिया जाएगा। सूचना के अधिकार में पूछे गए सब शिकायतें, बेचारा अपनी सूचनाएं कुछ मांगेगा, जवाब कुछ और लिख दिया जाता है। यह माना जाता है कि 30 दिन के अंदर हम जवाब तो दे दिया है, असंतुष्ट होगा तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है, यही तो कहा गया है RTI एक्ट में कि सूचनाओं को दे दो समयबद्ध तरीके से। अब सूचना सही है गलत है, सिर पैर उसका है कि नहीं है, ये हम अगर आपत्ति दर्शाएगा तो फिर से उसको ठीक कर लेंगे। तो यह एक विलंब करने की स्थिति है। ई गवर्नेंस में यह भी समस्या आ रही है। इसके लिए भी ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए। पारदर्शिता में ये समस्या आ रही है। पारदर्शिता तो कर दिया गया है, लेकिन पारदर्शिता में वही तो सूचना दी जाएगी जो अपलोड करने की समस्या होगा। सिस्टम तो पकड़ेगा नहीं कि सूचना सही है गलत है। आपने अपलोड कर दिया, प्रश्न कुछ है, उत्तर कुछ और लिख दिया, हमने सूचना दे दिया, हमने IGRS में शिकायत का निस्तारण कर दिया, लेकिन उस प्रकार से हमने सर्विस डिलीवरी नहीं की है जिस रूप में जो ग्रीवेंस होल्डर है, जो शिकायत करता है, जिस रूप में वो चाह रहा था। ठीक है, और सूचना देने वाले को भी पता था कि इससे इसकी समस्या निदान नहीं होगी। तो एक यह भी बाधा है अभी भी ई गवर्नेंस में कि जवाबदेही से बचने की कोशिश करने के लिए नहीं निर्धारित हो पा रही है। जवाबदेही भी क्यों नहीं हो पा रही है? हमने तो सब कुछ कर रखा है। हमने यह भी कर रखा है कि रियल टाइम समय आ जाएगा, कब सूचना दिया यही पता चल जाएगा, हर चीज़ है, लेकिन इसको देखेगा कौन? अभी भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं है। ई गवर्नेंस में बहुत से ऐप हैं, RTI IGRS, बहुत ही सिस्टमेटिक और रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे ही सूचना एक दिन लेट हो तुरंत मैसेज आना चाहिए, तुरंत उस पर, जैसे ही जवाब गलत हो तुरंत उस पर सूचना आनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का यह भी ई गवर्नेंस में भी समस्या है कि सूचना तो दे दिया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग या AI टूल्स का अधिकतम इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अब तो जैसे AI टूल्स भी लगने लगे हैं जो बता देगा कि आपकी सूचना सही है तो गलत है, वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाएगा। तो इन सबको इस्तेमाल करने के बाद कठोर नियम और कार्रवाई प्रणाली नहीं बनाई जा रही है। कठोर नियम का ऐसा है कि यदि आप डिफॉल्ट करते हैं, ये जवाबदेही निर्धारित करेगी। डिफॉल्ट करते हैं, गलत सूचना देते हैं, जानबूझ के गलत सूचना देते हैं, तो अगर सतत मॉनिटरिंग होगी तो आप पर कार्रवाई की जाए, कठोर नियम बनाए जाए, कठोर लिखे। तो एक यह भी बधाई आप लिख सकते हैं गवर्नेंस में। तीसरा है निगरानी न करना। आपको पहले बता दिया कि एक साथ 15-20 दिनों में निगरानी किया गया, अचानक चिट्ठियाँ जाने लगी, सूचनाएं आने लगी। सतत निगरानी चाहिए, रियल टाइम निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे ई गवर्नेंस और प्रभावशाली होगा और अधिक जवाबदेही पूर्ण होगा और अधिक पारदर्शी होगा। ये तीनों का तकनीकी फाल्ट बताकर जवाबदेही से बचने की कोशिश। आप देखते होंगे बहुत से लोग कह देते हैं सर्वर नहीं चल रहा है, कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट हो गया इसलिए आपको ये काम नहीं हो पा रहा है। तो तकनीकी फॉल्ट बताए, जवाबदेही से बचने की कोशिश, इसकी भी एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तुरंत रिपोर्ट बनानी चाहिए, निकालनी चाहिए तकनीकी फॉल्ट क्यों हो रहा है, तकनीकी फॉल्ट होने का आपने क्या ऊपर के स्तर पर कार्रवाई किया, कैसे आपने तकनीकी फॉल्ट होने पर अपने उच्च अधिकारियों को बताया, कब बताया, किस पद के माध्यम से, कौन सा मेल गया। ठीक है, तो ई गवर्नेंस इस प्रकार की सुविधा भी करनी चाहिए, या AI टूल का इस्तेमाल करके जैसे तकनीकी फॉल्ट हो स्वतः ही मेल, स्वतः ही मैसेज हायर अथॉरिटी के पास पहुंच जाना चाहिए कि इस सिस्टम पर, इस जगह पर तकनीकी फॉल्ट हो गया है। ठीक है ना, तो इससे जवाबदेही से बचने में कोशिश नहीं हो पाएगी। तो यही एक प्रकार के बाधाओं में एक रास्ते निकालने का तरीका जो मैंने बता दिए, बाधाएं भी बता दिया और ये बता दिया क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार से आपका ये ई गवर्नेंस का जो आंसर है एक संतुलित आंसर, अच्छा आंसर बन जाएगा। और निष्कर्ष में 2 लाइन लिख दीजिए कि उपर्युक्त उल्लिखित 3 उपकरणों को सतत रूप से तकनीक से जोड़ने तथा सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते रहने से ई गवर्नेंस सुशासन की जड़ों को अधिक मजबूती देगा। ये कहकर अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो ई गवर्नेंस पर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर किया करिए, और मेरे वो सभी अभ्यर्थी जो मुझसे जुड़े रहे हैं वो प्रतिदिन वीडियो देखें, वो चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वो कंपटीशन में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में, अपने कार्यालय में, अपने विभाग में
बैठना चाहते हैं और किसी से एक इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो इस प्रकार के वीडियो को अवश्य देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।